नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गोवा सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 मई को गोवा में रहने वाले कर्नाटक के मतदाताओं के लिए पेड अवकाश घोषित किया है। यानी छुट्टी पर जाने वालों के पैसे उनकी सैलरी से नहीं कटेंगे। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन इस पर भारी विवाद शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा ऐतराज गोवा की इंडस्ट्री कर रही है। उसका कहना है कि एक दिन की छुट्टी का पैसा हम क्यों भरें। तमाम राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग काम धंधे की वजह से रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी छुट्टी आज तक नहीं मिली। कभी किसी राज्य ने चुनाव होने पर ऐसी छुट्टी घोषित नहीं की। महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में दूसरे राज्यों के लोग भारी संख्या में रहते हैं, लेकिन उन राज्यों में कभी छुट्टी घोषित नहीं की गई। यूपी, बिहार में तो चुनाव होने पर वहां के लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं बाकायदा छुट्टी लेकर वोट डालने अपने देश जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की पेड छुट्टी नहीं मिलती है। बता दें, गोवा बीजेपी शासित राज्य है। छुट्टी घोषित होने से कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिल रहा है कि बीजेपी एक एक वोट पाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार रोकने के बाद पीएम मोदी ने राज्य की जनता के नाम एक खुला पत्र जारी किया है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। बता दें, कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा है, आपने हमेशा मुझे प्यार और स्नेह से नहलाया है। ये मुझे दैवीय वरदान जैसा लगता है। उन्होंने ये भी लिखा कि अपने आज़ादी के अमृत काल में हम भारतीयों ने अपने प्यारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का इच्छुक है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला लक्ष्य शीर्ष 3 में पहुंचना है। ये तभी संभव है जब कर्नाटक तेजी से बढ़कर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार के थमने के बाद पीएम मोदी का ये वोटिंग से एक दिन पहले प्रचार करने का नया तरीका है। कोलकाता, जयपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाले गए हैं। हरियाणा के पेहोवा में किसानों ने आज मंगलवार सुबह प्रदर्शन किया है। जयपुर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने आज सुबह शहर में रैली निकाली। कोलकाता में डॉक्टरों के संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के महानिदेशक संदीप प्रधान सहित 2 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने पहलवानों द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के सदस्यों से मुलाकात की है। साक्ष्य मलिक ने बताया कि बातचीत के दौरान कोई प्रस्ताव या निर्णय नहीं हुआ और समिति ने केवल पहलवानों की मांगों को आगे रखा है। बता दें, साई ने अभी तक पहलवानों से बात नहीं की थी। साई अधिकारियों के सामने महिला पहलवानों ने जो मांगे रखी हैं, उनमें भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी शामिल है। उनकी ये भी मांग है कि ब्रजभूषण के परिवार के किसी भी सदस्य की कुश्ती महासंघ में किसी भी तरह की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। बता दें, आज मंगलवार को पहलवानों के विरोध का 70वां दिन है। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के आरोप के बाद लगातार अखिलेश यादव के चुप रहने पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जिसके बाद उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। पहले डिम्पल यादव के बोलने के बाद अखिलेश यादव बोले हैं। अखिलेश ने कहा है कि खिलाड़ियों को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहलवानों को न्याय दिलाए। यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहलवानों को न्याय मिलेगा। बता दें, सपा से सबसे पहले डिम्पल यादव बोली थी। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा, द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल ने इस फिल्म को बैन करने की घोषणा की थी। फिल्म निर्माता और भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित ने द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन करने की निंदा की है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये एक फिल्मकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला है। इससे पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केरला हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें विवादास्पद सुदीप्तो सेन के फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मेंशन किया है। यह केरला हाईकोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आया है। हाईकोर्ट ने यह तर्क देते हुए कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। बता दें, फिल्म में दावा किया गया है कि युवा लड़कियों और महिलाओं के धर्मांतरण के बाद उनको इस्लामिक स्टेट में जबरन भर्ती किया जाता है।
केरल हाईकोर्ट का कहना था कि इस फिल्म में मुस्लिम धर्म पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि आईसिस की कहानी दिखाई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने मोका साइक्लोन को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे साइक्लोन एक बहुत ही गंभीर तूफान में बदल सकता है और इसमें हवा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सोमवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना। 12 मई के आसपास मोका साइक्लोन के बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ने की उम्मीद है। मोका साइक्लोन का असर पश्चिम बंगाल पर कितना पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये तूफान बांग्लादेश की तरफ बढ़ते हुए तटीय इलाकों से कितनी दूर रहेगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बस पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई है। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है और 25 के घायल होने की खबर है। इस बस में 50 लोग सवार थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना सुबह 8:40 पर हुई। बस डोंगरगांव के पास बोराद नदी के पुल से सूखी नदी में गिर गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आफ्ताब पूनावाला द्वारा कथित तौर पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लगभग 1 साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं। जांच अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि पूनावाला ने 18 मई को शाम 6:30 बजे के आसपास हत्या को अंजाम दिया था, जब वॉकर के डेटिंग ऐप के जरिए एक व्यक्ति से मिलने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच साक्ष्य को मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को जगह जगह ठिकाने लगा दिया। बता दें, दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी को लेकर निराधार आरोप लगाने को लेकर चेतावनी दी गई है। ये चेतावनी पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग ISPR ने दी है। उसने कहा है कि इमरान खान ने बिना किसी सबूत के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल फैसल नसीर के खिलाफ बेहद गैर जिम्मेदाराना और निराधार आरोप लगाए हैं। इसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इमरान खान ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पूरे पाकिस्तान को जनरल फैसल नसीर का नाम याद रखना चाहिए। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए फैसल नसीर जिम्मेदार होंगे। वहीं इमरान पर जब एक रोड शो के दौरान हमला हुआ था, तब भी उन्होंने जनरल फैसल नसीर का नाम याद दिलाया था। बता दें, सेना के अधिकारी फैसल नसीर को हाल ही में मेजर जनरल के पद पर तरक्की दी गई थी, जिसके बाद वो अगस्त में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में शामिल हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।